Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. एम्पियर्स लॉ क्या है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आएंगी, ठीक, एप्लीकेशन वगैरह, तो हमें सब कुछ डिस्कस करना है। तो आप इस तरह से मान के चलो कि जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ का था वही रोल मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ का है। ठीक है, रोल जो है वो लगभग लगभग सिमिलर ही है। ठीक, और एक तरह से आप अगर चाहो तो आप एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, एक इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो या दोनों ही आप ध्यान रख सकते हो। ठीक, तो वहां पर भी जैसे हमने कहा था गॉस लॉ को यूज करते थे क्या कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो एम्पियर लॉ है उसका मेन एप्लीकेशन है क्या यूज करने के लिए, उसका मेन एप्लीकेशन है कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ठीक, तो जैसे हम गॉस लॉ को हमने कहा था कि गॉस लॉ आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो केवल और केवल उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है या उन्हीं केसेस में यूजफुल है जहां पर सिमेट्री हो, क्योंकि अगर सिमेट्री होगी तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे, अगर सिमेट्री नहीं है तो इंटीग्रेशन करने में आपको दिक्कत होगी। सिमिलर हम कहेंगे एम्पियर लॉ को भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये सिमेट्रिकल केसेस में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल केसेस में ही आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, अनसिमेट्रिकल केसेस में इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक, तो अगर हम बात करें कि गॉस लॉ को हम किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, तो गॉस लॉ एम्पियर लॉ को किस तरह से यूज करेंगे, तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें और फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो जो एम्पियर लॉ है वो किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, तो जैसे हम गॉस लॉ में फॉर्मूला लिखते थे इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमने कहा था कि ये क्यों बना था, क्योंकि आपसे अल्टीमेटली हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। ठीक तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स करके तो अभी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है एम्पियर्स लॉ में। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका यूज आएगा फैराडे लॉ में। ठीक है, एम्पियर्स लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई यूज नहीं है। ठीक, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो सरफेस के अलॉन्ग होता ही नहीं है, वो एक लूप के अलॉन्ग होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जो गॉस लॉ था वो सरफेस इंटीग्रल था, वहां सरफेस एरिया लिया गया था, इसलिए हमने उससे पास होने वाले फ्लक्स की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी। एम्पियर लॉ में अभी जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यहाँ सरफेस इंटीग्रल नहीं है, यहाँ लाइन इंटीग्रल है, और जब लाइन इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम फिर फ्लक्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लाइन अगर आप लोगे तो उस लाइन से क्या फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पास होने के लिए आपको एरिया लेना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें तो किस तरह से हम एम्पियर लॉ को अप्लाई करेंगे, तो अब बात अगर सोर्स की जाए मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहां पर हमने कहा था कि जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स है वो क्या होगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अल्टीमेट सोर्स था वो चार्ज था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोर्स, करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोर्स हम कहेंगे करंट। आप मूविंग चार्ज भी बोल सकते हो, लेकिन मूविंग चार्ज अल्टीमेटली करंट ही हो जाएगा। कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो करंट जनरेट करेगा। ओवरऑल अगर सारे चार्जेस का मतलब हम कहेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कोई करंट नहीं आएगा, तो फिर वहां मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगी, इसलिए करंट बोलना ज्यादा सही है। तो सीधी सी बात है, जैसे गॉस लॉ डिपेंड कर रहा था किस पे, गॉस लॉ डिपेंड कर रहा था चार्ज पे, वैसे ही एम्पियर लॉ किस पे डिपेंड करेगा, एम्पियर लॉ डिपेंड करेगा करंट पे। समझ में आ रही ना बात सभी को, जिस तरह से हम गॉस लॉ हमने कहा किस पे डिपेंड कर रहा था, गॉस लॉ डिपेंड कर रहा था चार्ज पे, वैसे एम्पियर लॉ डिपेंड करेगा करंट पे। ठीक है, तो क्या है एम्पियर्स लॉ, ठीक, वो हम अभी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की, अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात करेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से होती हैं, किस तरह से होती हैं, शेप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप। किस शेप में होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज लूप के शेप में, फॉर्म में, ठीक है। ठीक। तो हम अगर गॉस लॉ की बात करें, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या था गॉस लॉ? गॉस लॉ था क्या? गॉस लॉ में हमने कहा था द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिज्म कह रहे हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कह रहे हैं। हमने क्या बोला है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म का मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। आप जो है कंफ्यूज ना हो जाए, वहां पर चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करें क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्या, अ गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस। क्या हो जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या कहेंगे? सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? फॉर्म आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फील्ड लाइंस क्लोज लूप में है तो जितना फ्लक्स इन होगा, जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस क्या होंगी? उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी। समझ में आ रहा है ना? विल बी इक्वल टू फील्ड लाइंस लीविंग, ठीक है। जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? So the net magnetic flux will be zero, ठीक। तो अगर गॉस लॉ मैग्नेटिज्म की आप बात करें तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में हम क्या कहेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो जीरो हो जाएगा किसी भी क्लोज सरफेस से। ध्यान रहे हमने ओपन सरफेस की बात नहीं की, हमने क्लोज सरफेस की बात की है यहाँ। ओपन सरफेस से फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि ओपन सरफेस में हम कहेंगे कि एक बार फ्लक्स एंटर कर जाएगा तो बाहर निकलने के लिए कोई सरफेस होगा ही नहीं आगे, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर हमने बात की क्लोज सरफेस की। तो क्लोज सरफेस के लिए हम क्या कहेंगे? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा जीरो, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि सरफेस इंटीग्रल है इसलिए वैल्यू क्या आ गई है? जीरो आ गई है, ठीक है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म कहा जाता है इसको, ठीक। अब हम आते हैं एम्पियर्स लॉ पे, ठीक है। इसी तरह से आप गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बना सकते हो। क्या लिखेंगे हम गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बता पाएगा कोई? बी वहां पर क्या डिनोट करता है? तो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, डी ए क्या है? डिफरेंशियल एरिया। ये है डिफरेंशियल एरिया। ग्रेविटेशन में बात करेंगे तो ग्रेविटेशन में बी को कौन रिप्लेस करता है? हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से।
कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड को आप डिनोट कर सकते हो जी से, स्मॉल जी। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, वहां पर जैसे चार्ज में आप क्या लिखते हो, क्यू अपॉन 4πε0r² लिखते हो, और अगर किसी को ध्यान हो तो जी जो होता है वो GME/r² होता है। ठीक है, तो आप जी लिख सकते हो, बी की जगह जी लिख सकते हो। ठीक, अल्टीमेट सोर्स क्या होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का, mass. मास। 1/4 Q/ε0, 1/ε0 किससे रिप्लेस होगा, 1/ε0 रिप्लेस होगा 4πg से। समझ में आ रहा है, M/n। Yes, sir. ठीक, तो अगर आप चाहो तो इस तरह से उसको डिनोट कर सकते हो, किसको, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। ठीक भैया, इन सब का एप्लीकेशन नहीं है, मतलब 12 का एप्लीकेशन इन द सेंस कि अलग से हम पढ़ाएं उसके बाद पूरा एक उसके लिए थ्योरी डेवलप करें, कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज पढ़ लीजिए, बाकी को उससे कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको समेशन और एडिशन पढ़ा दिया गया, आपको दुनिया के हर सवाल कराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया गया, उसके बाद उसको अप्लाई करना सिखा दिया गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो जैसे हम गॉस लॉ को यूज कर रहे थे। ठीक, वहाँ लाइन चार्ज था, यहाँ लाइन मास हो जाएगा। ठीक है, वहाँ डिस्क थी, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब चार्ज ना होके यूनिफॉर्म डिस्क हो जाएगी। बस थोड़ा ये ध्यान रहे, ठीक है, कि भैया जब आप वैल्यू फोर्सेस बैलेंस करेंगे ना, तो एम और क्यू ये कटेंगे नहीं। नॉर्मली मैकेनिक्स में तो एम और क्यू कट जाते, एम और एम कट जाते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशन में थोड़ा ध्यान रहे, एम और मतलब एम और क्यू, ये तो हमने एक क्वेश्चन कराया भी था जिसमें इस तरह से गलती होने की संभावना थी। ठीक है, ठीक, जैसे क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। ठीक है, या क्यू इंटू ई लिखेंगे हम एम ए, तो वहां फिर कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जबकि हम वहाँ एफ इज इक्वल टू क्या लिखते थे ग्रेविटेशन में, एम इंटू ए, तो एम और एम कट जाता था GME/r² में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। अब हम आते हैं एम्पियर लॉ पे। क्या है आपका एम्पियर लॉ, द लॉ स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एस, डी एस जो है वो लाइन इंटीग्रल है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप डीएल कर लो इसको। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो डीएल कर सकते हो। ठीक, ठीक है, तो द लॉ स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल in a closed integral b dot dl in a closed loop will be is equal to mu naught I in। ठीक है, ऐसे I in लिख सकते हो आप, करंट कितना उसके अंदर बंद आ रहा है। ठीक, ठीक है, वेयर I is the current passing through the loop। ठीक, तो b डॉट डी एस हो जाएगा क्या, b डॉट डी एल हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई एन। ठीक है, और आपको ध्यान रखना आई इन मतलब हो जाएगा उससे जो करंट उस लूप से कितना पास हो रहा है, उसके अंदर कितना करंट बंद है। ठीक, डीएस क्या हो जाएगा, डीएस यानी कि डीएल हो जाएगा आपका डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो आप लेंथ वेक्टर लोगे वो अलोंग द लूप लोगे, अलोंग द एम्पीरियन लूप लोगे। यहाँ पर आपको एक इमेजनरी एम्पीरियन लूप मानना होगा, और उसी के अलोंग हम अपना क्या लेंगे, डीएल लेंगे। एरो आपको दिख ही रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप डीएल को मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग ले, आप मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप डीएल किस तरह से लेना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, तो डीएल इज द डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें आई में, आपको ध्यान रखना है कि फिर अब जैसे करंट दोनों तरह से हो सकता है, करंट इन भी हो सकता है, करंट आउट भी हो सकता है। अब इन और आउट दोनों दिया है तो कैसे लेंगे। ठीक है, अब क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन लिखना है आपको। ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन लिखना है। ठीक, अब बात ये आती है कि हम I1 पॉजिटिव लें, I2 पॉजिटिव लें या I3 पॉजिटिव लें। ठीक है, तो हमने तो हालांकि आंसर लिख रखा है, तो कैसे हम लेंगे पॉजिटिव या किस तरह से लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर लिए गए हैं तो फिर उस करंट को आप पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। I1 की फील्ड लाइन किस तरह से होंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किस तरह का करंट, I1 की एंटी क्लॉकवाइज है। इनसाइड है ना करंट, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, सॉरी क्लॉक वाइज। I1 की हो जाएगी क्लॉक वाइज, I3 की किस तरफ होगी, I3 की होगी एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर आप देखें तो I1 की फील्ड और DL की फील्ड सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। I1 की फील्ड लाइन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज। फील्ड हो जाएगी क्लॉक वाइज। और DL वेक्टर किस तरफ है, DL वेक्टर भी है क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब क्लॉक दोनों ही क्लॉक वाइज है तो I1 कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव। I2 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, I2 भी यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। I3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, अब अगर हम DL वेक्टर नेगेटिव ले लेते तो आप कहने के लिए बात ये हो जाती कि सर आप अगर DL वेक्टर नेगेटिव ले लेंगे तो दूसरी तरफ क्या साइन आ जाएगा फिर, अगर हम DL वेक्टर अपोजिट ले लेंगे तो क्या लिखेंगे फिर हम, I1 कैसा लेंगे, नेगेटिव। I2 नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फिर, क्या बाहर माइनस लग जाएगा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो फिर आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट I3 माइनस I2 माइनस I1। और अभी क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। क्या डिफरेंस है कोई दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है। डायरेक्शन बदल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। नहीं तो दोनों फॉर्मूले बी। सेम आएंगे। नहीं सर, एक में माइनस बाहर आएगा। एक में इससे बाहर माइनस क्या आ रहा है, कॉमन ले लें तो माइनस। एक में माइनस बाहर आ जाए, इसमें माइनस बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या दोनों फॉर्मूले, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज करने पे आंसर चेंज हो जाए, या क्योंकि बात है ना कि हम तो सिचुएशन तो हमारी सेम ही दी हुई है ना, और हमने क्या कहा था, DL वेक्टर तो हमें सेलेक्ट करना है, हम जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। ठीक है, जो चीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से आंसर कैसे चेंज हो सकता है। ठीक, तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL लिखा है। ठीक है, तो B डॉट DL में हम क्या कहेंगे, तो DL वेक्टर क्या हो जाएगा, DL वेक्टर हमने लिया था किस तरफ, अभी लिया है क्लॉकवाइज। और फील्ड लाइन कैसी आ रही सभी की, I1 की फील्ड लाइन क्या थी, क्लॉकवाइज, I2 की फील्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा, B और DL के बीच एंगल क्या होगा, बी और डी। जो गिवन सिचुएशन है उस हिसाब से B और DL के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल होगा 0 होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड I1 की किस तरफ आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, और DL भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ही जब सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब एंगल 0 होगा तो आप B डॉट DL जब ओपन करोगे तो वो आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल B DL cos 0 आएगा, हाँ ना। यस सर। यस सर। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज DL मान लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, क्लॉकवाइज। B DL के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180। 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा, cos 180 आ जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस। और वहां एक ऑलरेडी माइनस बाहर आया था ना, यस सर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब बात थोड़ा आप ध्यान से समझें, अगर हम DL वेक्टर अपोजिट बना के क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL पूछते तो आंसर डिफरेंट हो जाता। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, माइनस नहीं आएगा वहां पर। ठीक है, अगर हम क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL पूछते तो फिर दोनों में आंसर अलग अलग होता अगर आप DL की डायरेक्शन चेंज कर लेते। ठीक, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1, यस सर। तो उसमें बोला ना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल B डॉट DS इफ इट इज इंटीग्रेशन इज इन द अपोजिट सेंस, तो वहां क्या आ जाएगा, वहां एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ एक पूरा सिस्टम ऑफ लूप दिया हुआ है और I1 I2 I3 करंट दिए हुए हैं, पूछा गया है किस तरह से वैल्यू आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL ऑन द क्लोज लूप शोन इन द फिगर। तो बताओ आंसर क्या आएगा, I1 I2 I3 ऑप्शन क्या होगा, A B और C, A B C D में।
वो जो I1 I2 I3 बने हुए हैं ना, उसमें इंटीग्रेशन का सेंस दे दिया गया है, ठीक है। जो आपको जो सेंस दिया गया ना, वो बना दिया गया है किस तरह से आपको लेना है। सर डी वाला होगा क्या? डी वाला I1 कैसा लेंगे यहाँ? नेगेटिव I1 लेंगे नेगेटिव, I2 नेगेटिव नेगेटिव और I3 पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। I1 क्या लेंगे हम? I1 लेंगे नेगेटिव, I2 लेंगे नेगेटिव और I3 लेंगे क्या? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, म्यू नॉट माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3। समझ में आ गया? यस सर। यस सर